अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के टेस्ट योरसेल्फ को सॉल्व करेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहला टेस्ट योरसेल्फ है पेज नंबर 102 पे। हाउ डज़ यू जस्टिफाई वाटर एक्ट एज अ बेस। किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे कि वाटर जो है वो एज अ बेस एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से आप देखें, पीछे आप किसी भी कोई भी डेफिनेशन ले लें। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जैसे ब्राउनस्टीड लोरी कंसेप्ट है, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ब्राउनस्टीड लोरी कंसेप्ट क्या कह रहा था कि वो सब्सटेंस जो कि क्या एक्सेप्ट करता है, एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, वो क्या होगा, बेस, और जो एच पॉजिटिव देता है वो क्या होगा, एसिड। तो जो वाटर है वो एच पॉजिटिव को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से क्या कर रहा है, ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल ये लिख के और साथ आप मेंशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्राउनस्टीड कंसेप्ट वाटर कैन एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन यानी एच पॉजिटिव फ्रॉम अदर कंपाउंड, दैट्स वाई वाटर कैन एक्ट एज अ H3O पॉजिटिव आइन। ठीक है, यानी वाटर के बारे में आपको बताया कि वो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करता है। तो लेकिन यहाँ पे आपने एग्जांपल मेंशन करनी है कि किस वाटर का रिएक्शन किस के साथ होगा, तो वो एज अ वाटर एज अ बेस एक्ट करेगा। हाउ डज HCl प्रोड्यूस अ कंजुगेट बेस, यानी HCl कैसे कंजुगेट बेस प्रोड्यूस कर, इसका आंसर भी आपको यहाँ से ही मिल जाएगा कि ये आप देख सकते हैं कि HCl जब अपना हाइड्रोजन दूसरे किसी कंपाउंड को दे देता है तो उससे हमारे पास किस तरह की कंजुगेट बेस बनती है, Cl नेगेटिव। आप इसी को जो है वो मेंशन कर सकते हैं। हाउ डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, यानी एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में ये जो टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इससे हमें आइडिया हो सकता है कि वो एसिड जो कि वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है उसको बोलते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे आयनाइजेशन और अ डिसोसिएशन पोटेंशियल ऑफ एन एसिड इज़ रेफर टू एज अ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी किसी ऐसे एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कैसे पता चलेगी, उसकी आयनाइजेशन से या उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट से, कि वो कितना जो है वो किसी उसके अंदर वो डिसोसिएट कर रहा है। जितना ज़्यादा डिसोसिएट करेगा उतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ एथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एथेनोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर क्यों है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये कि HCl की जब आयनाइजेशन की जाती है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उसके अंदर एक ही हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को दे देता है। जबकि हमारे पास दूसरी साइड पे जो एथेनोइक एसिड है, जिसका नाम एसिटिक एसिड भी होता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है वो जस्ट एक हाइड्रोजन को देता है। एक हाइड्रोजन को देने के बावजूद अभी भी उसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ से फिर आप ये रीज़न देख सकते हैं कि जो HCl है वो मुकम्मल तौर पर वाटर में आयनाइज हो जाता है, इसी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि एथेनोइक एसिड जिसका नाम एसिटिक एसिड भी है वो मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड। वाई वीक एसिड हैव लिमिटेड नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो वीक एसिड होते हैं उनके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन क्यों होते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं होते। यहाँ पे आप यही एग्जांपल आप उठा के ले सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ऑफ वीक एसिड इज मच लोअर इन एक्वस सॉल्यूशन सच एज एथेनोइक एसिड हैज लिमिटेड नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर आयनाइज नहीं हो रहे होते। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर वीक एसिड, इसमें से कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद H3PO4 फास्फोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड में हमारे पास क्या, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और CH3COOH, ये दोनों वीक एसिड हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर वीक बेस, इनमें से वीक बेसिस कौन सी हैं। NaOH जो है वो भी हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ठीक है, उसके साथ साथ अमोनिया, यानी कि 2 बेसिस इसमें स्ट्रॉन्ग हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NaOH, जबकि अमोनिया NH3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक है। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के ये जो टॉपिक है उसके अंदर से आप ये आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड टेस्ट योरसेल्फ है पेज नंबर 105 पे। जस्टिफाई दैट एन एल्कली कैन बी अ बेस
बट अ बेस कांट बी एन एल्कली। यहाँ पे आप देखें, ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था एसिड और एल्कली और बेस का आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि जितनी भी बेसिस होती हैं, यानी कि जितनी भी एल्कलीज होती हैं वो सारी बेसिस होती हैं, लेकिन तमाम बेसिस जो होती हैं वो एल्कलीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इनकी कुछ डेफिनेशन हैं। जैसे बेस क्या होती है कि द बेस इज़ एनी मेटल ऑक्साइड, किसी भी मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड जो कि वाटर में क्या हो रहा हो, सॉल्युबल भी हो रहा हो या इनसॉल्युबल ना भी हो रहा हो, वो क्या कंसीडर होगा, बेस होगा। जबकि एल्कली बेस की आगे वो क्लास है जो कि वाटर में क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यानी कि एल्कली बेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्युबल हो, लेकिन एल्कली के लिए मस्ट है कि कोई बेस तभी एल्कली का नाम उसको दिया जाएगा जब वो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इसी वजह से यही आप इधर से आंसर दे सकते हैं कि ऑल एल्कलीज एन एल्कली कैन बी अ बेस, एल्कली बेस हो सकती है बट बेस कांट बी एल्कली बिकॉज। ठीक है, आप इनकी दोनों डेफिनेशन लिखेंगे कि बेस की डेफिनेशन और एल्कली की डेफिनेशन लिख के और फिर साथ मेंशन करेंगे कि बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल भी हो सकती है और इनसॉल्युबल भी हो सकती है, लेकिन एल्कली का सॉल्युबल होना मस्ट है। और आप इसको एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका फार्मूला ये है कि जस्ट हमारे पास क्या है, बेस है। इसी तरह बेरियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस भी एक्ट करती है और एज अ एल्कली भी एक्ट करती है। यहाँ से फिर आप इनके एग्जाम्पल के थ्रू इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। हाउ डू यू एग्री दैट बेसिस हैव ब्रॉडर स्कोप देन दैट ऑफ एल्कलीज, यानी कि बेसिस ब्रॉडर स्कोप यानी बड़ी टर्म है, क्यों, क्योंकि जितनी भी एल्कलीज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, बेसिस होती हैं। तो लेकिन बेसिस एल्कलीज नहीं होती। सेम अगेन आप यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशन मेंशन करेंगे और साथ में मेंशन करेंगे कि एल्कली जो है वो बेसिस की ही आगे फर्दर टाइप होती है, यानी वो टाइप जिसके अंदर ये मेंशन है कि एल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं, जबकि बेसिस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों होती हैं। इसी वजह से एल्कली छोटी टर्म है और बेस जो है वो बड़ी टर्म है। विच आर दी फॉलोइंग आर ओनली बेस नॉट एल्कलीज, स्टेट द रीज़न। यहाँ पे आप देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो जस्ट हमारे पास बेस होती है, जबकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो भी जस्ट बेस होती है। वट इज़ द इफेक्ट ऑफ टच एसिड एंड बेसिस, वट इज़ द इफ़ेक्ट टू टच एसिड एंड बेसिस, यानी कि जब हम एसिड और बेस को टच करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है। ये इफ़ेक्ट इनकी दोनों के डिफरेंस में लिखा हुआ है कि जब बेस को एसिड को टच किया जाता है तो वो कोरोसिव होता है, खुरदरा सा होता है, जबकि जो बेस को जब टच किया जाता है तो उसका सोपी टच होता है, यानी कि जब आप किसी सोप को टच करते हैं तो स्लिपरी सा आपको फील होता है। इसी तरह सेम बेस को टच करते हुए भी आपको स्लिपरी फील होगा, जबकि एसिड को टच करते हुए कोरोसिव फील होगा। उसके बाद यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर 2 ही टेस्ट योरसेल्फ थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर भी हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ हैं, पेज नंबर 115 पे है और साथ में है पेज नंबर 121 पे। इसमें भी 2 टेस्ट योरसेल्फ हैं। पहला टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करते हैं 115 पे जो है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम्स एंड सिंबल। यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पहला पीरियड है, पीरियड नंबर 1, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स ही होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि पहले आपने मेंशन करना है कि पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और इनके नेम क्या हैं, हाइड्रोजन और हीलियम इनके नेम हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ आर दी एलिमेंट्स अरेंज इन अ ग्रुप, एलिमेंट्स को ग्रुप में कैसे अरेंज किया जाता है। यहाँ पे आप देखें पेज नंबर 110 पे जो ग्रुप्स में लिखा हुआ है कि दी वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, दे आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक नंबर द एलिमेंट इन अ बट इट इज़ नॉट अच्छा, यानी कि ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, ऑन द बेस ऑफ देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है और सेम ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही, यहाँ पे इसके लास्ट लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ ग्रुप इन सच अ वे दैट दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी कि उन तमाम एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाता है जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ इज़ द ब्लॉक डेजिग्नेटेड इन द पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स यहाँ पे आप देखें पेज नंबर जो है 110 पे आपको ब्लॉक्स पे मिल जाएंगे। ब्लॉक्स पे आपको पता है कि किस बेस पे अरेंज किया जाता है, ऑन द बेस ऑफ दियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके उनका जो लास्ट सब शेल जो होता है उस बेस पे एलिमेंट को उस ब्लॉक में रखा जाता है। यानी लास्ट सब शेल अगर एस है तो वो एस ब्लॉक में आएंगे, लास्ट सब शेल अगर डी है तो डी
ब्लॉक के अंदर आएंगे, और लास्ट सब शेल पी है तो पी ब्लॉक के अंदर आएंगे, और लास्ट सब शेल अगर एफ है तो एफ ब्लॉक के अंदर आएंगे। और आपको बताया कि ये हमने डिटेल में ये चैप्टर पढ़ा था। आपको बताया शेल्स, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है वो शेल्स के अंदर होती है, और शेल्स से फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब शेल के अंदर अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जैसे एस है तो ये इसका लास्ट सब शेल है वो एस ब्लॉक के अंदर होगा। यानी कि शेल्स के सब शेल्स के अंदर ब्लॉक्स के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, ऑन द बेस ऑफ लास्ट सब शेल। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ इज़ द ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज़ डिटरमाइंड, यानी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके ग्रुप नंबर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप नंबर फाइंड करने का सिंपल रूल है, पेज नंबर 112 पे ये मेंशन है। यहाँ पे देखिए, अ सिंपल मेथड टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट इज़ टू ऐड अ फिगर ऑफ 10 टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। यानी कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, चाहे 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जो भी, उनके अंदर आपने किसको ऐड कर लेना है, 10 को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन। सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके अंदर जब 7 के अंदर 10 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, क्लोरीन के अंदर होते हैं। क्लोरीन कौन से ग्रुप पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 17 से। इसी तरह आपको पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट, पी ब्लॉक आपको कैसे पता चलेगा, उसका जो लास्ट सब शेल पी होगा। जैसे ये है, इसका देखें लास्ट सब शेल 3p5 है, तो लास्ट सब शेल क्या है, पी है। तो इससे हमें ये पता चलेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक से इसका ताल्लुक है। तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसका सबसे लास्ट सब शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट सब शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 10 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो फिगर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रुप नंबर कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ दी ग्रुप नंबर ऑफ बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज़। यानी कि उसी तरह बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिलीज़ के ग्रुप नंबर क्या होते हैं, ठीक है। सेम आप देखेंगे ये हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के तो उससे फिर इनके ग्रुप नंबर को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो मेथड मैंने अभी पी ब्लॉक के लिए ऊपर मेंशन की है। सेम इनका भी हम उसी मेथड से फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ग्रुप नंबर मेंशन भी हैं। बोरान का 13 ग्रुप नंबर होता है, कार्बन फैमिली का 14, नाइट्रोजन का 15। लेकिन आप सेम बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन का यही जो मेथड है, सबसे पहले आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद उसके अंदर 10 ऐड कर लेंगे, तो उससे फिर आपको क्या हो जाएगा, उनके ग्रुप नंबर का आइडिया हो जाएगा। यानी से क्योंकि ये भी पी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बोरान यहाँ पे होगा, कार्बन यहाँ पे होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे होता है, ठीक है। 13, 14, 15 ग्रुप में आते हैं। तो सेम जब आप का बोरान के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें 10 ऐड कर लेंगे तो 13 आ जाएगा। इसी तरह जब आप कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे देखेंगे तो उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह जो नाइट्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब आप उसमें 10 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। सेम आप यही मेथड यूज़ करते हुए उनके ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद वाई डैश ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस इन अ पीरियाडिक टेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो है वो पीरियाडिक टेबल के अंदर क्यों रखा जाता है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि डी ब्लॉक के अंदर रखे जाते हैं। तो यानी कि ये ओवरऑल यहाँ से तकरीबन ग्रुप नंबर देखें 2 से ऑनवर्ड, 3 से लेकर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, और ये पीरियड नंबर 4th और 5th का हिस्सा होते हैं। और इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, लेड एंड मरकरी, ठीक है। इनको यहाँ पे क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सब शेल क्या होता है, डी आ रहा होता है, डी सब शेल होता है, ठीक है। इसी वजह से इनको दरमियान में रखा जाता है। और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी डिफरेंट तरह की वैलेंसीज़ होती हैं, इनकी फिक्स वैलेंसी नहीं होती बल्कि डिफरेंट तरह की इनकी वैलेंसीज़ आ रही होती हैं, इस वजह से इनको जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और डी ब्लॉक में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनका जो लास्ट सब शेल होता है वो डी होता है, तो इस वजह से ये बिटवीन आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, पेज नंबर 113 पे आपको मिल जाएगा कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनको लेंथेनाइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक एलिमेंट लेंथेनम के बाद से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इस ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर 57 से लेके ल्यूटीनियम एटॉमिक नंबर 71 तक
ये टोटल 17 एलिमेंट्स होते हैं। इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इस वजह से इनको सेपरेटली नीचे रखा जाता है एफ ब्लॉक के अंदर, क्योंकि इनका जो सबसे लास्ट सब शेल होता है वो एफ होता है। तो बेसिकली ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो पीरियड नंबर 6 का हिस्सा होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं ये पीरियड नंबर 6 का हिस्सा होते हैं। यहाँ पे देखें आपको स्टार नज़र आ रहा होगा। 56 के बाद हमारे पास ये आता है लेंथेनाइड। पहला एलिमेंट लेंथेनम है, जिस वजह से इस पूरी सीरीज़ का नाम है लेंथेनाइड। तो ये पूरी सीरीज़ लेकिन असल में ये किसका हिस्सा है, पीरियड नंबर 6 का हिस्सा। इन तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती है, इस वजह से इनको सेपरेट रखा गया है और स्पेस का इशू भी है यहाँ पे इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ दी चार्ज ऑफ एन आयन इज डिटरमाइंड फ्रॉम ग्रुप नंबर। चार्ज का ये टॉपिक है पेज नंबर 113 के ऊपर, कि किसी एलिमेंट के ग्रुप नंबर की बेस पे डिफाइन किया जाता है कि उसका चार्ज कितना होगा। जैसे पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 1, 2, 3 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से उसको वो कर लेते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। यानी अगर +1 चार्ज है +1 तो उसका मतलब है कि वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। +2 का मतलब होता है ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। +3 जो होता है वो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। इसी तरह माइनस में जो होगा तो वो उसके फिर अपोजिट होगा। तो सेम आप देखें कि जब हम ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए +10 ऐड कर लेते, इसी तरह किसी एलिमेंट का चार्ज फाइंड करने के लिए उसके अंदर से -10 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो उससे फिर हमें ये पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे तो इसमें से आपको फिर इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा प्रॉपर वर्डिंग में। वाई डज नाइट्रोजन अटेन ट्राई नेगेटिव आयन। नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव आयन क्यों अटेन करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो तीनों नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है और एटॉमिक मास इसका कितना होता है, 14 होता है। तो ये किससे ताल्लुक़ रखता है, ग्रुप नंबर 5 से ताल्लुक़ रखता है, और साथ में हमारे पास यानी 5 मीन ग्रुप नंबर 15 से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर इसका क्या है, 2 होता है। इसके 2 शेल ही होते हैं, एक हमारे पास इसका के शेल होता है, दूसरा एल शेल होता है। के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल के अंदर इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ग्रुप नंबर आपको मैंने बताया था कि इसका जो सबसे लास्ट शेल होता है वैलेंस शेल, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड कर लें तो इसका हमारे पास ग्रुप नंबर क्या होगा, 15 होगा। तो अब देखें कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनको इसको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। किसी दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दैट्स वाई इसके ऊपर ट्राई नेगेटिव आयन आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके फिर इसका आंसर देंगे। वाई ग्रुप 16 बिलोंग टू पी ब्लॉक, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देखें 114 पेज पे यहाँ पे मेंशन है कि द चार्ज ऑफ आयन ऑफ दी, यहाँ पे ये देखेंगे 15 का मेंशन है, यहाँ पे देखेंगे 16 का मेंशन है। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लूज़। यहाँ से नाइट्रोजन फॉर्म ट्राई नेगेटिव वन, सेम नाइट्रोजन का आप यहाँ पे भी आपको मिल गया है ये आंसर। ये देखें यहाँ से दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ, यहाँ कहाँ से नाइट्रोजन का बन रहा है, ऊपर वाला भी देख लें, देखिए यहाँ से। चार्ज ऑफ आयन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट अटेन negative charge. For example, the elements of group number 15 consist of 15 minus 10 5 valence electron. It is difficult to lose 5 electron, rather it gain 3 electron to form a tri-negative ion. Nitrogen form N3 negative ion. Similarly, elements of group 16 from di-negative ion ions of, ठीक है, सेम यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई होगा कि इसके आयन का हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ग्रुप नंबर 16 है, तो 16 में से 10 माइनस करेंगे तो उससे हमें यह आइडिया हो जाएगा कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन ये जब किसी से रिसीव करेगा तो ये डाई नेगेटिव आयन होगा। यानी कि इस तरीके से हम एलिमेंट के ग्रुप नंबर को यूज़ करके उसके चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ की तरफ। डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड व्हाई डज साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन अ पीरियड। यहाँ पे आप देखें एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आपने करनी है और ये पीरियड के अंदर डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, ये इसका रीज़न यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, वाई इट हैज़ अ पॉजिटिव साइन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, पेज नंबर देखें यहाँ पे हमारे ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, और इसका पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे ऐड की जाती है, यहाँ पे यानी कि अब्ज़ॉर्ब होती है। अब्ज़ॉर्ब होने की वजह से अगर यहाँ पे ये एनर्जी जब कोई एटम अपने आयन में कन्वर्ट होता है, यानी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम अगर एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा होता तो ये माइनस साइन होता, लेकिन वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करता बल्कि एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करता है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड, इट इज़ रिटन विद प्लस साइन। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वाई इट्स साइन इज़ नेगेटिव। सेम इसी के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेंशन है। जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और इसका नेगेटिव साइन क्यों होता है, क्योंकि ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। जब कोई एलिमेंट अपना नेगेटिव आयन बनाता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। इसी वजह से इसके साथ नेगेटिव आयन होता है, जबकि जब कोई एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके पॉजिटिव आयन बनाता है, इस वजह से उसका पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन इनके आगे जो फर्दर टाइप्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनके अंदर ये साइन रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो इस वजह से उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। वाई डज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम इन अ पीरियड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं न्यूक्लियस की एफिनिटी के ऊपर। जितना किसी एलिमेंट का साइज़ छोटा होगा उतनी ये क्या होंगी, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आपको पता है साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस का अपने आउटरमोस्ट शेल के ऊपर कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है। कैसे, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं यहाँ पे इस तरह से साइज़ कम होता जाता है। ठीक है, तो कम होते होते यानी कि एलिमेंट इतना छोटा हो जाता है कि न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट शेल्स के ऊपर कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है। तो अब जितना कंट्रोल बढ़ेगा तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों क्या, तीनों, यानी कि अलग आयनाइजेशन एनर्जी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस की हुई हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करना भी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का बाहर वाले शेल के ऊपर बहुत कंट्रोल है, तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ज़रा न्यूक्लियस का कंट्रोल इतना ज़्यादा है तो वो शेयर्ड पेयर को टाइटली करेगी। ठीक है, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं साइज़ के ऊपर। जितना साइज़ छोटा होगा उतनी एनर्जीज ये ज़्यादा होंगी। वाई डज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप। यहाँ पे आप देखें मेटल की रिएक्टिविटी जो है ये मेटेलिक रिएक्टर है, तो ये ट्रेंड इन अ ग्रुप, ये यहाँ पे मेंशन है कि क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हुए एलिमेंट का साइज़ बढ़ता है। एलिमेंट का साइज़ बढ़ने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना उतना आसान होगा, इसी वजह से मेटालिक रिएक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई डज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल जो होती हैं इनका जो ट्रेंड होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। टॉप टू बॉटम अगर मेटेलिक रिएक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन कि नॉन मेटेलिक रिएक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि टॉप टू नॉन मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा रखती हैं। तो टॉप टू बॉटम जाते हुए यानी कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज़, जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ कम होता है, तो टॉप टू बॉटम आते हुए साइज़ बढ़ रहा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है ऐसे। ठीक है, तो जितना साइज़ बड़ा होगा अब उतना ही आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इतना आसान होगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बढ़ रही है, मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक करैक्टर, जबकि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक, क्योंकि इनका काम है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। ठीक है, इसी वजह से यही रीज़न है कि टॉप टू बॉटम जाते हुए नॉन मेटेलिक रिएक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 चैप्टर के टेस्ट योरसेल्फ को सॉल्व किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू चैप्टर के टेस्ट योरसेल्फ के सलूशन के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।